हेलो स्टूडेंट्स, सो वी वर डीलिंग विद द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जहां पे ऑलरेडी हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. टुडे वी आर गोइंग टू गो अहेड एंड टॉक अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. So like the male reproductive system, the female reproductive system is also divided into two basic components: the primary organs and the accessory organs. राइट. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल्स के केस में थी टेस्टिस, वैसे ही फीमेल्स के केस में द पेयर ऑफ ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स. अब इनको प्राइमरी ऑब्वियसली इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये गैमीट फॉर्म करते हैं और हॉर्मोन्स का भी रिलीज इन्हीं के थ्रू होता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, एक्सेसरी ऑर्गन्स में बहुत सारे डक्ट्स आते हैं, इंक्लूडिंग द यूट्रस जहां पर बेबी का डेवलपमेंट होता है, as well as the mammary glands which are involved in child care after birth. Right? So अगर हम यहाँ पे इन दोनों diagrams पे focus करें, as you can see, this is a picture of the female reproductive system in the pelvic cavity, in the abdominal cavity. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ओवरी होती है, इट इज लोकेटेड नियर द किडनी, राइट, एंड देन द ओवरी बीइंग द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. उसके बाद जितने भी ऑर्गन्स एसोसिएटेड होते हैं उससे, विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इन प्रेगनेंसी, इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ एक्सेट्रा, आर ऑल इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ एक्सेसरी ऑर्गन्स. इसमें इंक्लूड होता है द ओवेरियन डक्ट्स और द फैलोपियन ट्यूब्स और द oviducts. Then there is the pear-shaped uterus or the womb, right? Womb के ही नीचे के हिस्से को हम लोग बोलते हैं cervix. It opens to the outside via the vagina. And then we also have the mammary gland, which is involved in child care after birth. So basically, the female reproductive system, including the male reproductive organs, the accessory organs, as well as the mammary glands, are involved in various processes. Processes जैसे कि ovulation, यानी कि द रिलीज ऑफ द फीमेल गैमीट और द ओवा फ्रॉम द ओवरी. देन उसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन, जो कि एज यू ऑल नो ह्यूमंस के केस में इंटरनल होता है और अकर करता है इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल. फर्टिलाइजेशन के बाद होती है प्रेगनेंसी, राइट, and it leads to the development of the fetus. When the fetus is fully mature तो होती है child birth. और child birth के बाद होती है child care. And the female reproductive system has provisions for all of these processes to be taking place efficiently. Right? So how do these processes occur? कहाँ पे ये occur करते हैं? Human reproductive system, specifically the female reproductive system, इसकी morphology क्या होती है, anatomy क्या होती है, उसके बारे में आज हम जानेंगे. तो beginning with the primary sex organs or the ovaries in the female. तो सबसे पहले तो बात करते हैं about the location of the ovary. Ovary जो है, it is located near the kidney, near each of the kidney. They are present in a pair. Measurement जो होती है ओवरी की, it is approximately 2 to 4 centimeter in length. Now जो ओवरी होती है वो suspended होती है from the pelvic wall as well as it is attached to the uterus, as you can see here in the picture also. तो pelvic wall से और uterus से ये ligaments के through attached होती है. देन ओवरी भी लाइक द टेस्टिस हैज अ डुअल फंक्शन. तो एक एंडोक्राइन फंक्शन होता है विच इज द रिलीज ऑफ हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स इन द केस ऑफ फीमेल जो तुम्हें याद रखनी है, दैट आर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. एंड सिमिलरली लाइक द टेस्टिस, इसका प्रोडक्शन ऑफ ओवा या फिर प्रोडक्शन ऑफ द फीमेल गैमीट में भी हाथ होता है.
So there is also production of ova which occurs inside the ovary. So these are the two main functions of the ovary that is carried out, and इसी वजह से ओवरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स भी कहते हैं, राइट? अब इसी में आगे इफ वी आर टू लुक एट द एनाटॉमी ऑफ द ओवरी, वेल लेट मी टेल यू, टेस्टिस के मुकाबले जहां पर डेंस कवरिंग थी, ओवरीज में कंपैरेटिवली थिन एपिथेलियल लाइनिंग होती है. सो देयर इज अ थिन कवरिंग, और ये थिन कवरिंग ऑफ द ओवरी एनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा. जो ये अंदर का पूरा मैट्रिक्स या मीडियम होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा. स्ट्रोमा को फर्दर सब डिवाइड किया जाता है इनटू टू सेक्शंस, आउटर या पेरिफेरल डेंस रीजन विच इज नोन एज द कॉर्टेक्स, राइट? और अंदर का जो रीजन होता है, मिडिल का जो रीजन होता है, उसको बोलते हैं मेडुला. So the outer dense region, as you can see, is the cortex, and then there is the middle medulla region, right? Ovary के अंदर, as you can see here, these are actually the ovarian follicles जिनके अंदर egg develop हो रहा होता है. They are in various developing stages, so as such it is full of the ovarian follicles in the various developing stages. यहाँ पर corpus luteum भी होता है जो कि actually responsible होता है for the release of hormones, right? So these are, as you can see here, the follicles in the various developing stages are present, and finally they form the mature ovum also, और यहीं से as such ova release होता है via the process of ovulation, right? So anatomy of the ovary में और बहुत कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है. So you have to remember about stroma and its two sections, and how the ovary is also covered by a thin epithelial membrane. उसके बाद आ जाते हैं on the accessory ducts. So as you can see here, जो ovary होती है उसके ऊपर से begin करता है the proximal region of the oviduct. So on each side there is a tubular structure जो कि ovary से extend करता है up to the uterus. और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कहलाता है द ओविडक्ट और द फैलोपियन ट्यूब्स. ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब के भी एक्चुअली 3 हिस्से होते हैं, राइट? सो एज यू कैन सी हियर, जो ये एकदम प्रॉक्सिमल नियर द ओवरी जो हिस्सा होता है वो ब्रॉड होता है, फनल शेप का होता है, और उसको हम लोग बोलते हैं इनफंडिबुलम. So there is first the section which is known as infundibulum, और infundibulum के बारे में जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक तुम्हें याद रखनी है, it is the presence of finger like projections, cilia like projections होते हैं infundibulum के एक एंड पे, ओवरी के एंड पे, and these finger like projections are called as fimbriae. अब ये finger like projections एक्चुअली फिंगर्स का ही काम करते हैं. बेसिकली जब ओवा रिलीज होता है ओवरी में से, तो यही फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बीट करके उस ओवा को कलेक्ट करते हैं और डाइवर्ट करते हैं इनटू द फैलोपियन ट्यूब. ऊपर के साइड एज यू कैन सी हियर आता है एक वाइड सा हिस्सा जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्यूला, राइट? एंड द एम्प्यूला इज कंपैरेटिवली थिन वॉल्ड रीजन. उसके बाद आता है द नैरो रीजन, थिक वॉल्ड नैरो रीजन ऑफ द ओविडक्ट और द फैलोपियन ट्यूब विच इज नोन एज द isthmus. राइट? इनफैक्ट इन तीनों रीजन्स का ही अलग अलग यूनिक फंक्शन होता है. Infundibulum with its fimbriae, it collects the ova, and in fact ampulla और isthmus के junction पर ही fertilization process होता है, right? So basically it leads to the delivery of the ova, the carrying of the ova from the ovary to the uterus, towards the uterus. Also isthmus, ampullary isthmic junction पर fertilization भी होता है, which is an extremely crucial process in reproduction, and so that is why you can understand कि fallopian tubes कितने ज़्यादा important होते हैं. Apart from the fallopian tubes, the accessory ducts also consist of the womb or the uterus, and it leads into the cervix, and finally
to the vagina which opens outside via the vaginal orifice. जो ओपनिंग होती है वजाइना की, इट इज नोन एज द वजाइनल orifice, and it is different from the male reproductive system in a sense कि the female reproductive system opens outside via the vagina, और जो urinary system होता है it has a separate opening. However मेल्स में हमने क्या देखा, जो यूरिनरी सिस्टम होता है उसकी भी सेम ओपनिंग होती है, द यूरेथ्रल मीएटस, एज वेल एज डिलीवरी ऑफ द स्पर्म के लिए भी सेम ओपनिंग होती है, विच इज द यूरेथ्रल मीएटस, राइट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन विच इज द यूट्रस. अब जो यूट्रस होता है, अगर इसका शेप देखा जाए, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड पियर. राइट, एंड कॉमन या लेमैन लैंग्वेज में इसको वूम्ब भी बोलते हैं. इट इज द पोर्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज हाईली केपेबल एंड केपेबल ऑफ व्हाट, of actually carrying the baby for 9 months during pregnancy. So जो fetus का entire development होता है वो uterus के अंदर होता है, जिसकी वजह से it is extremely strong, it is extremely muscular, right? It is attached to the pelvic wall via double folds of ligaments as you can see here, right? और इसको actually mesovarium बोलते हैं, ठीक है? So you can learn the name of the ligament as well. So there is a double fold of the ligaments which attach the entire uterus to the pelvic wall or the dorsal wall in this region. And if we are to talk about the entire pathway जो ये duct follow करता है, well the uterus leads into the cervix, right? Cervix की जो cavity होती है उसको बोलते हैं cervical canal. So यहाँ पर लिख लेते हैं the uterus leads into the cervix, और cervix का cervical canal यानी कि उसकी जो cavity होती है along with the vagina forms the birth canal, क्योंकि यहीं से बेबी की birth होती है. Cervix leads into the vagina which opens to the outside via the vaginal orifice. Now the question that generally comes is what forms the birth canal, right? So the cervical canal along with the vagina forms the birth canal, right? अब अगर देखें यहाँ पर यूट्रस में भी जो walls हैं वो काफी thick होते हैं. It is actually made of 3 different layers. As you can see here, जो outer layer होती है वो तो काफी पतली होती है. It is known as the perimetrium. So this layer here is the perimetrium. ठीक है? It covers the entire uterus from the outside. Then इसकी जो बीच वाली layer होती है, as you can see, ये काफी thick है, thick muscles की बनी होती है, and it actually leads to contractions during childbirth. जब childbirth होता है तो जो भी contractions arise करते हैं वो actually इसी middle layer में uterus के arise करते हैं, और उसी वजह से childbirth हो पाता है. This middle layer is known as myometrium. Then there is the innermost layer जो कि actually uterus की cavity को line करती है, and that is known as endometrium. Endometrium is highly vascular, ठीक है, और ये cyclic changes undergo करती है during the entire menstrual phase, right? So it this here undergoes cyclic changes during the menstrual cycle, right? So that was about the uterus. I hope you have understood about this also. अगर हम लोग देखें तो जो मेन पोर्शन होता है जहाँ पर डेवलपमेंट होता है बेबी का, इम्प्लांटेशन होता है. इम्प्लांटेशन एक्चुअली इसके वॉल में होता है, ठीक है. एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांटेशन होता है, एंड देन द फीटस स्टार्ट्स टू ग्रो. देन द मेन रीजन जहाँ पर फीटस का डेवलपमेंट होता है, इट इज नोन एज द बॉडी ऑफ द यूट्रस, राइट. सो दैट वाज अबाउट द यूट्रस as well as the cervix and vagina. Moving on to the external genitalia. The external genitalia in the females consist of the mons pubis, labia majora, labia minora, and the clitoris, right?
अब देखो, सबसे पहले इफ वी टॉक अबाउट द मॉन्स प्यूबिस, ये रीजन होता है विच कंसिस्ट ऑफ फैटी टिश्यू एंड इट इज कवर्ड बाय स्किन एज वेल एज प्यूबिक हेयर. सो इट इज फाउंड इन दिस पर्टिकुलर रीजन जहां पर प्यूबिक हेयर भी होते हैं और थिक फोल्ड होता है स्किन का, राइट. दिस इज नोन एज द मॉन्स प्यूबिस. इसके अलावा अगर देखें लेबिया मजोरा, एज द नेम सजेस्ट, दीज आर एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ लिप्स. ठीक है, लिप फोल्ड्स होते हैं, स्किन फोल्ड्स होते हैं. लेबिया मजोरा बीइंग अ मेजर फोल्ड या अ बिगर फोल्ड, एंड लेबिया माइनोरा उसके अंदर लाई करता है इन द फॉर्म ऑफ 2 स्मॉलर फोल्ड्स ऑफ स्किन. ठीक है, तो हियर एज यू कैन सी इन द पिक्चर, लेबिया मजोरा बड़े फोल्ड्स बनाता है. इट कंसिस्ट ऑफ प्यूबिक हेयर, सिबेशियस ग्लैंड्स एज वेल एज स्वेट ग्लैंड्स. जबकि अंदर के साइड होता है, इसके अंदर के साइड देयर इज द प्रेजेंस ऑफ अ पेयर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन फोल्ड्स, जिनको हम लोग बोलते हैं लेबिया माइनोरा, राइट. सो दीज आर द 2 फोल्ड्स ऑफ स्किन. लेबिया माइनोरा के ऊपर के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है अ स्मॉल वेरी सेंसिटिव एंड इरेक्टाइल ऑर्गन इन द फीमेल्स एज वेल, विच इज नोन एज द क्लाइटोरिस. क्योंकि ये इरेक्टाइल होता है तो इसको इक्विवेलेंट बताया जाता है ऑफ पीनस इन द मेल्स. सो क्वेश्चन काफी बार आता है, विच ऑफ दीज ऑर्गन्स इन द फीमेल इज इक्विवेलेंट ऑफ पीनस इन मेल्स. The answer will be clitoris because it is erectile, right. So these 3 together form the vulva, the clitoris, labia majora as well as labia minora, right. I hope you have understood about the main areas, the main regions of the external genitalia. जो लेबिया माइनोरा होता है वो टर्न करके, फोल्ड करके कवर करता है वजाइनल ओपनिंग को, वजाइनल ऑरिफिस को. And in fact, the vagina is partly covered by a membrane which is known as hymen. जब फीमेल वर्जिन स्टेट में होती है तो हाइमेन प्रेजेंट होता है ओवर द वजाइना, in fact the vaginal opening to be very specific, and it consists of a small slit like hole जहाँ से menstrual flow होता है. However, this hymen may get ruptured during coitus also, या फिर ड्यूरिंग अदर एक्टिविटीज, जैसे अगर सडन जर्क भी लगता है तो भी ये रप्चर हो सकता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर साइकिल राइडिंग के टाइम या हॉर्स राइडिंग के टाइम भी इट कैन बी रप्चर्ड. सो एज सच जो बोला जाता है कि इट इज एन इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, वो एक्चुअली रिलायबल इंडिकेटर नहीं माना जा सकता है, बिकॉज इट कैन बी रप्चर्ड बाय अदर एक्टिविटीज एज वेल. इन फैक्ट इट इज समटाइम्स सीन दैट अ वुमेन इवन आफ्टर कोइटस उसमें परसिस्ट कर सकता है hymen, and that is the reason why it is not basically considered a reliable indicator of virginity, right. So that was about the external genitalia. अब अगर बात करें about child care after birth, तो उसमें involved होता है the pair of mammary glands which are present in thoracic protuberances or the breast. तो mammary glands जो होते हैं they are present in all female mammals. In fact, they are present as mature forms, mature organs in all female mammals. Males में ये rudimentary form में present होते हैं. They do not produce milk, right? They are present in a pair in thoracic protuberances called as the breast. Breast का जो outside region होता है, it shows an erectile nipple, right? And it is covered by a dark pigmented area which is known as the areola. अंदर के साइड जहां पर मिल्क प्रोडक्शन होता है, बेसिकली प्यूबर्टी के बाद द हार्मोन्स प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, दे रेगुलेट द मैच्योरेशन ऑफ द ब्रेस्ट, और चाइल्ड बर्थ के बाद इसमें से मिल्क इजेक्शन होने लगता है, राइट. सो उसके लिए अगर हम देखें, द मैमरी ग्लैंड्स कंसिस्ट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू जो कि मिल्क प्रोड्यूस करेगा, plus it also consists of variable amount of fatty tissue. Right? अब होता क्या है, बेसिकली जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ 15 to 20 lobes. Mammary lobes are present, right? So there is the presence of 15 to 20 mammary lobes, जिनके अंदर प्रेजेंट होते हैं a lot of mammary alveoli. Mammary alveoli are actually the secretory tissues, secretory alveoli,
जहाँ पर इनकी जो सेल्स होते हैं वो मिल्क सेक्रीट करते हैं और वही मिल्क इन्हीं की कैविटी के अंदर स्टोर होता है. सो एज यू कैन सी दीज हियर represent the lobes, the mammary lobes, right? और उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे mammary alveoli. Yes, so these here are the mammary alveoli. mammary alveoli की कैविटी के अंदर ही मिल्क सेक्रीट होके स्टोर होता है, right? Each of these mammary alveoli leads into a mammary tubule जो कि join करते हैं to form the mammary duct, right? सो बेसिकली कैसे मिल्क इजेक्ट आउट होता है वो भी हमें ध्यान होना चाहिए. सो सबसे पहले एल्वियोलाई के अंदर मिल्क का सिंथेसिस होता है, स्टोरेज होता है, एंड देन एल्वियोलाई से इट मूव्स टुवर्ड्स द मैमरी ट्यूब्यूल. द मैमरी ट्यूब्यूल्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द मैमरी डक्ट. So as such, हर लोब के अंदर से मैमरी डक्ट निकलता है with lots of mammary tubules joined together. मैमरी डक्ट साथ में मिलकर एक ब्रॉडर सेक्शन बनाते हैं which is known as the ampulla. Right? As you can see here, the mammary ducts, they are joining together to form a broader section which is known as the ampulla. राइट? और एम्प्यूला लीड करता है इनटू द लास्ट पार्ट जहां से मिल्क सक आउट किया जाता है थ्रू द निपल, एंड दैट इज नोन एज लैक्टिफेरस डक्ट. सो द एम्प्यूला फर्दर लीड्स टू द लैक्टिफेरस डक्ट through which the milk is finally sucked out, right? So that was about the mammary glands, and the mammary glands, they produce milk which also has colostrum, and uski wajah se the child care after birth occurs. So that was about this particular lecture. I hope you have understood all about the female reproductive system. So now what I need you to do is revise all of this before we begin with the next few lectures. We'll meet again. Till then, stay tuned. Thank you.